हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। हमारे इसी चैनल पे मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख सकते हैं उन चीज़ों को। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, वो है ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस के साथ में मैंने एक चीज़ और लिख रखी है, स्ट्रक्चर्स में छुपा है असली कंसेप्ट। राइट। तो आज हम थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस जो हमारी बुक में दे रखी है 11th क्लास के रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में जो ग्लाइकोलाइसिस समझा रखा है हमको, या फिर अगर आप बीएससी या मास्टर्स लेवल पे तो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। वो हम पढ़ तो लेते हैं कि ठीक है 10 स्टेप्स होते हैं और उसको हाथ रख रख के उसको याद भी कर लेते हैं, पेपरों में लिख भी आते हैं। बट क्या कभी हम उसको स्ट्रक्चर लेवल पे जाके शायद ही बहुत कम समझते हैं। अगर मैं मानता हूँ अगर आप 11th क्लास में हैं या नीट वगैरह अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ही आप लोग कभी स्ट्रक्चर लेवल पे जाके चीजों को समझते हो, क्योंकि आप लोग ये बोलते हो सर हमारी बुक में समझा ही नहीं रखा। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप किसी भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, नीट में हो, बीएससी में, एमएससी में, एक बार किसी भी साइकिल को अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज उसके स्ट्रक्चर लेवल पे जाके जरूर समझो, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। तो आज मैं जो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज की क्लास में हम ग्लाइकोलाइसिस के एक एक स्टेप को फुल डिटेल स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे और स्ट्रक्चर के साथ बनाने के दौरान ये समझेंगे कि आखिर अगर हम स्ट्रक्चर ना समझते तो हमारा कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो जाता। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट और एम्स के पर्सपेक्टिव से बन सकते हैं, मैं वो सब क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग खुद से देखेंगे आज के लेक्चर के दौरान कि अगर हम स्ट्रक्चर्स को ना समझते तो शायद इन क्वेश्चंस को हम कभी कर ही नहीं पाते। ये मैं आज बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के एक एक स्टेप को समझना शुरू करते हैं विद डिटेल स्ट्रक्चर। चलिए, ठीक है। तो हमारी बुक के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस रखी है उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स तो ऐसे होते हैं, ठीक है, एक लाइन से चल रहा है, फिर उसके बाद आगे जाके साइकिल स्प्लिट हो जाती है दो में, फिर उसके बाद वो साइकिल आगे चलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बेसिकली हो गई हमारे 10 स्टेप्स में हो गई। सबसे पहले बात ये उठती है कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की नीड पड़ी क्यों, आखिर सेंस क्या बनता है इसका, आप करना क्या चाहते हो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से। आप लोग ये बोलोगे सर ठीक है इसका नाम से समझ आ रहा है, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ये तो चलो हो गया, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। बट अभी भी साइंस क्या है, थोड़ा सा आप एक बात समझो। हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम लेते हैं प्रोटीन्स, हम लेते हैं फैट्स, ये लेते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल में ले रहे होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे होते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास जाके पहुंचता है। ये होता है प्रोसेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने राइस खाया, मैंने चावल खाए, चावल के अंदर मुझे मिला कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरे के पूरे प्रोसेस, लीवर, पेनक्रियास, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम्स आए उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट के मेरा कार्बोहाइड्रेट कहां पहुंचा? वो पहुंचा ग्लूकोज में। ठीक है, ये पहुंच गया ग्लूकोज में। अब आप लोग एक बात जानते हो और आपने पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग विलाय बोलते हैं, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम विलाय बोलते हैं। तो मेरा जो ग्लूकोज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होके एंजाइम्स ने अपना काम करा, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स ने, और उसके बाद इस विलाय के थ्रू ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया जाता है, कहां पहुंच जाता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जो ग्लूकोज अभी इंटेस्टाइन के अंदर था वो किसने एब्जॉर्ब करा? विलाय के थ्रू ट्रांसफर हो गया कहां पे? मेरा ब्लड के अंदर। अभी पहले कंसेप्ट को समझेंगे। अब जैसे ही ये ब्लड के अंदर पहुंचा तो ये ग्लूकोज ब्लड के साथ साथ हर एक सेल के पास गया और जाके इसने पूछा कि भैया तुमको कोई ग्लूकोज वगैरह चाहिए तो बताओ मेरे पास है। ये पहुंचा फॉर एग्जांपल ब्रेन के सेल के पास।
तो ब्रेन की सेल के पास पहुंचा, इसने बोला हाँ मेरे को ग्लूकोज चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ब्रेन की सेल ये रही, तो ये ग्लूकोज ब्लड से कहां ट्रांसफर हो गया, अब सेल के अंदर, इनसाइड द सेल आ गया ये ग्लूकोज, तो सेल के अंदर ही ट्रांसफर हो गया। और अब ये ग्लूकोज जो सेल के अंदर आया है, इसका आगे पूरा प्रोसेस चलेगा इस सेल के अंदर। तो जो जो स्टेप्स होते हैं इस ग्लूकोज के साथ क्या होगा, कैसे इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, वो पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर यही आगे जाके दूसरे साइकिल में कनेक्ट हो जाता है टीसीए साइकिल, फिर यही आगे जाके दूसरे साइकिल में तीसरी में कनेक्ट हो जाता है ईटीएस साइकिल। तो ये सब साइकिल आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है, हम लोग पढ़ते हैं ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, हम पढ़ते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस सिर्फ इतना है कि जो मेरे पास ग्लूकोज है इसके अंदर से मेरे को एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है एटीपी की फॉर्म में। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल पूरा आगे जाएगा ईटीएस साइकिल। तो पर्पस ये है उस पूरी प्रोसेस का कि ताकि मेरे को क्या मिल जाए, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, दैट्स इट। तो अल्टीमेट पर्पस ये पूरे के पूरे स्टेप्स, यहां बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इस पूरे स्टेप्स के बाद मेरा पर्पस ये है कि मेरे को एटीपी मिल जाए। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना एटीपी मिलता है वो सब बाद में बात करेंगे, वो पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कौन से साइकिल के दौरान कितना ग्लूकोज मिला, कितना टूटा, कैसे एटीपी बना, वो सब पूरा धीरे धीरे जब हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे हमारे को चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम समझते हैं स्टेप नंबर 1 पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, और इसके एक एक स्टेप को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप हेडिंग डालिए ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में अब मैं शुरू करता हूं टॉपिक स्टेप नंबर 1। आप लोग अपने सामने ग्लाइकोलाइसिस का जो भी आपके पास चार्ट है वो आप उसको ओपन करके रखिए, और उसको मैं आपके सामने स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाता हूं। स्टेप 1 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर है। अब स्टेप 1 ये दे रखा है कि मेरे पास जो ग्लूकोज है, मेरे पास ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम के थ्रू, और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसी चीज को स्ट्रक्चर की फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोगों को आता होगा, नहीं आता हो तो प्लीज पहले आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए। मेरे बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर। बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में मैंने एक एक डिटेल में स्ट्रक्चर समझा रखा है कार्बोहाइड्रेट का। इवन आज इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान हम जो जो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो सब डिटेल में मैंने बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाइए, पहले उस लेक्चर को प्लीज एक बार समझिए। और जिनको आता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता है बहुत अच्छे से कि सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। ये तो अब 2 मिनट का खेल है हमारे लिए। ये रहा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसके फर्स्ट कार्बन पे HOH, सेकंड कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन पे OHH, फोर्थ कार्बन पे HOH, एंड फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है 6th कार्बन CS2OH। ये रहा 6th, ठीक है, और यहां पे H। ये हो गया मेरे पास ग्लूकोज 1 2 3 4 एंड देन 5। ये मेरे पास है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच हो गया। कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हुआ, 6th पोजीशन पे। तो इसी के ही ग्लूकोज का मैंने मॉलिक्यूल दूसरा एक और बनाया, ठीक है। ये बन गया ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन से अटैच है CS2OH, और ये 6th। अब देखिए ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट अटैच हो गया, तो मैं इस H को हटा के यहां पे क्या लिख दूंगा, अब फॉस्फेट।
और ये अटैच हो गया और ये मॉलिक्यूल बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में हुआ? हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने ये काम करके दिखाया। हेक्सोकाइनेज एंजाइम बॉडी की हर एक सेल के पास ये वाली एंजाइम होती है। हमारे लीवर और जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होते हैं उनके पास हेक्सोकाइनेज का ही दूसरा फॉर्म ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज का ही दूसरा भाई मान लो ग्लूकोकाइनेज, लीवर और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के पास वो पाया जाता है। बॉडी की हर एक सेल में हेक्सोकाइनेज होगा ही होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यह फॉस्फेट अटैच हुआ। ठीक है, इस ग्लूकोज पे पहले कोई फॉस्फेट नहीं था, इसके फॉस्फेट अटैच होता है, इसका मतलब किसी ने तो फॉस्फेट दिया होगा। ये फॉस्फेट कहीं से आया होगा, तो कहीं से आया होगा तो इसका मतलब ये एटीपी के बाद एटीपी बोला मेरे पास 3-3 फॉस्फेट हैं, तो ये 3-3 फॉस्फेट इसने अपने आप को तोड़ा और एडीपी में चला गया। और इसका जो एक फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो किसने एक्सेप्ट करा? इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। जैसे ही इस फॉस्फेट को अटैच किया ग्लूकोज ने, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर? इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है कुछ मेटल आयंस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये मैग्नीशियम आयंस एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। ठीक, ये पूरी कहानी आपके स्टेप नंबर 1 की हुई और ये सब चीजें आपकी बुक में समझा रखी है, सिर्फ इतनी सी लाइन में। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये ऐसा समझा रखा है। उसी का ही स्ट्रक्चर फॉर्म मैंने आपको ये दिखा दिया। अभी तक तो बात समझ आती है कि सर आपने ऐसा नया क्या पढ़ा दिया। ठीक है, ये तो हम खुद भी कर लेते, लेकिन क्वेश्चन अब बनता है असली। क्वेश्चन ये बनेगा, आप लोग ये सब पूरा पढ़ के चले गए, पूरी ग्लाइकोलाइसिस आपको याद है, 10 के 10 स्टेप बढ़िया आपने मस्त चूरन खाया रात भर बैठ के और पूरा बढ़िया करके उसको याद कर लिया, और आप पहुंचे एक इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के दौरान एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा, इंटरव्यूअर ने, कि भैया ग्लाइकोलाइसिस याद है? आपने बोला बिल्कुल भाई, सब पूछ लो कुछ भी आज। आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे सर याद, सब याद। आप खुश कि आज मेरे से क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस पूछेगा, वो तो मैं रट्टा मार कर आया हूं। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में उसने स्टेप नंबर 1 पूछा आपसे, बेटा स्टेप नंबर 1 पता है? हाँ जी सर पता है। बताओ। ये ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, मैग्नीशियम है, सब बता डाला आपने। एटीपी टूट गया और अटैच हो गया, सब बिल्कुल बढ़िया। अब वो उसने वहीं रोक दिया, बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। उसने तारीफ भी कर दी आपकी। अब उसका क्वेश्चन अब शुरू हुआ एग्जामिनर का कि बेटा जो फॉस्फेट अटैच हुआ है इस ग्लूकोज पे, इसका पर्पस बता दो। अब आप हो गए क्लीन बोल्ड, भैया पर्पस तो नहीं लिखा किताब के अंदर। जो ये फॉस्फेट अटैच हुआ है इस ग्लूकोज पे, इसका मुझे बस आप पर्पस बता दो। आपने पर्पस बताया, आपकी नौकरी पक्की। आपका सिलेक्शन हो गया नीट में, समझे? तो वो क्वेश्चन आपको स्टेप 1 पे ही आपको क्लीन बोल्ड कर देगा एग्जामिनर। इसलिए मैं कह रहा था कि प्लीज स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। अब आता है असली कंसेप्ट जो मैंने लिखा था, स्ट्रक्चर्स में ही छुपा है असली कंसेप्ट। अब देखो कंसेप्ट क्या बोलता है। मेरे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर कौन आ गया? ग्लूकोज। ठीक है, जैसे ही ये ग्लूकोज आया, इसके ऊपर एक्सोकाइनेज एंजाइम ने एक्टिविटी करी और एटीपी टूट के एडीपी में गया और जो फॉस्फेट इसके ऊपर आके अटैच कर दिया। तो ये ग्लूकोज के ऊपर एक फॉस्फेट अटैच हो गया। क्वेश्चन है क्यों हो गया? जैसे ये ग्लूकोज अंदर आया तो इसी तरीके से ये ग्लूकोज बाहर भी जा सकता है। इसको रोकेगा कौन? भाई हम अंदर आए थे, हमारी मर्जी थी, अब हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज बाहर ना चला जाए इसलिए इसके ऊपर आते ही, ग्लूकोज के अंदर आते इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है और इस वजह से अब ये ग्लूकोज बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस फॉस्फेट को अटैच करने का पर्पस ही ये था कि इस ग्लूकोज को मैंने सेल के अंदर ट्रैप कर लिया और जैसे ही ये ट्रैप हुआ, अब इस ग्लूकोज का हम आगे ब्रेक डाउन करेंगे और इससे एनर्जी निकालेंगे। अब आई बात समझ में? अदरवाइज इसके ऊपर ये फॉस्फेट नहीं होता। फॉस्फेट अटैच होने से हुआ क्या? फॉस्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, आप लोगों को पता है, PO4 2 नेगेटिव। तो जैसे ही फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया तो
अब ये सेल मेम्ब्रेन के पास गया, सेल मेम्ब्रेन ने इसको अलाउ ही नहीं करा बाहर जाने के लिए। अब ये बाहर नहीं जा पाया तो इस सेल के अंदर ही ट्रैप हो गया, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है और यहीं पे ही इसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द रियल पर्पस कि ये क्यों फॉस्फेट इसके ऊपर अटैच हुआ। आपको एग्जामिनर के सामने इंटरव्यूअर में बैठ के इंटरव्यू में आपको ये जवाब देना है कि ताकि वो ग्लूकोज सेल से बाहर ना निकल जाए, इस वजह से ये फॉस्फेट अटैच हुआ। अब मैं समझता हूं एक कंसेप्ट, आपको एक नया कंसेप्ट मिला होगा। स्टेप नंबर 1 पे ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल गया। ठीक है, मजा आया कुछ जो मैंने बोला था आज की क्लास में कि स्ट्रक्चर्स के साथ समझेंगे, उसी में ही है असली कंसेप्ट। कुछ मजा आया हो, कुछ नया मिला हो तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों को अपने। अभी तो स्टेप 1 पे ही है, अभी आगे स्टेप्स में देखिए आपको कैसे कैसे असली कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए बनाइए इसको और स्टेप 2 पे चलिए। ये वाले जो पॉइंट है जो मैंने बताया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, कि ग्लूकोज के ऊपर जो ये फॉस्फेट अटैच हुआ है इसका पर्पस सिर्फ इतना है ताकि ये ग्लूकोज ट्रैप हो जाए, सेल से बाहर दोबारा ना जाए। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स बना के कहीं कॉपी के सबसे ऊपर हेड पे हाईलाइट करके अच्छे से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट पे चलते हैं और मेरे पास अब आता है अगला स्टेप, और अगले स्टेप में होता है स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि जो मेरे पास ग्लूकोज बना है, स्टेप नंबर 2, मेरे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है फ्रक्टोज, आप लोगों को याद आ रहा होगा स्ट्रक्चर, बनाइए फ्रक्टोज का एक स्ट्रक्चर बनाइए। ये रहा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट कार्बन होता है बाहर, फर्स्ट सेकंड के साथ अटैच होता है, थर्ड OH, फोर्थ HOH, और इसके फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है सिक्स्थ कार्बन CH2OH। ये रहा सिक्स्थ और ये H। ये बना फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इस फ्रक्टोज के सिक्स्थ कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, तो इस फ्रक्टोज के सिक्स्थ कार्बन पे मैं क्या अटैच कर दूं, मैं अटैच कर दूंगा फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो एंजाइम हो जाएगी आइसोमरेज। एंजाइम कौन सी हो गई, आइसोमरेज। तो एंजाइम का नाम ग्लूको आइसोमरेज, आइसोमरेज एंजाइम हो गई। और इस एंजाइम ने क्या करा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज में। ठीक है, ये भी आप याद करके गए, बढ़िया। एग्जामिनर ने फिर क्वेश्चन करा आपसे, क्या क्वेश्चन करा कि भाई याद कर आए हो पूरी ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी सर। स्टेप नंबर 2 पे आप खड़े हो, उसने क्वेश्चन ये कर दिया कि बेटा पूरी ग्लाइकोलाइसिस में मुझे एक स्टेप ऐसा बता दो जहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। वो उसने फिर एक बाउंसर क्वेश्चन फेंका, पूरी ग्लाइकोलाइसिस 10 के 10 स्टेप्स में साहब मुझे एक स्टेप ये बता दो जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो आपको जवाब क्या देना है, स्टेप नंबर 2, ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज बना। और अब आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटोन ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि मैं एल्डोज से, ये एल्डोज शुगर है एल्डिहाइड वाली, इससे कन्वर्ट किस में हो गया, कीटोज शुगर कीटोन वाली में कन्वर्ट हो गया। तो एल्डोज से कीटोज कन्वर्ट हो गया। जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ वो कहां पर हुआ, आपका स्टेप नंबर 2 पे। दिस इज द रियल कंसेप्ट कि स्टेप नंबर 2 जो हुआ उसका पर्पस क्या था। ठीक है, तो एल्डोज से कीटोज जो कन्वर्ट हुआ वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से स्टेप पे हुआ। दिस इज स्टेप नंबर 2, बनाइए।
चले थर्ड पे चले। स्टेप नंबर थर्ड। अब स्टेप नंबर थर्ड मेरे पास आया और स्टेप नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देता है। स्टेप थर्ड, ठीक। तो ये मेरे पास है फ्रक्टोज, ये मैंने बनाया फ्रक्टोज, और इस फ्रक्टोज का CH2OH और इधर H और इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH और इधर CH2OH और इधर H, ठीक है। हमारे पे यही था, इसके 6th कार्बन पे क्या अटैच हो गया था, फॉस्फेट, तो ये मैंने अटैच कर दिया फॉस्फेट, और ये हो गया मेरे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और ये हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हुआ फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और फर्स्ट कार्बन CH2OH, H, देन OH, H, H, OH, एंड देन CH2OH और ये H। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लगाने हैं 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, लगा दीजिए। ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा 6th कार्बन, इसको हटाएंगे, यहां पे एक फॉस्फेट, और इसको हटाएंगे, यहां पे एक फॉस्फेट। तो जो अभी तक नाम से क्लियर हुआ मेरे को, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। एंजाइम कौन सी आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, इसे कहते हैं PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दोबारा से वर्ड आया काइनेज, जहां कहीं काइनेज वर्ड आ जाए, याद रखेंगे, जहां कहीं काइनेज वर्ड आ जाए वहां ATP का कुछ ना कुछ तो होगा टूटफाट। अब पहले 6 पोजीशन पे था फॉस्फेट, अब एक और फॉस्फेट अटैच हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो किसी ने तो दिया होगा, किसने दिया होगा, फिर से वही आएगा हमारा कौन, ATP, और ये ATP कन्वर्ट हुआ ADP में, और जो यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला वो जाके अटैच हुआ इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ और कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दिस इज द कंसेप्ट, जो एक स्ट्रक्चर से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो बुक में हमारी दे रखा है, मैंने उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में दे दिया। अब क्वेश्चन अब उठता है असली, फिर से आप इंटरव्यू में पहुंच गए, बहुत बार इंटरव्यू में रहेंगे, अभी आप देखते रहिए। आप फिर से इंटरव्यू में पहुंचे, बेटा याद कर आए ग्लाइकोलाइसिस, आपने फिर से रिला दिया, हाँ जी सर पूरा याद है। बेटा फिर एक क्वेश्चन बता दो, सब कुछ याद है तो, हाँ जी सर चलो फिर पूछ लो, हालांकि अभी तक हम कुछ बता नहीं पा रहे, फिर भी पूछ लो। बेटा यहां लिखा है बिस, क्या लिखा है, बिस। आप एक बात बताओ, मैंने बिस क्यों लिखा, मैंने बाई क्यों नहीं लिखा, बाई या डाई क्यों नहीं लिखा। बिस वर्ड किसको बता रहा है, 2 को, 1,6 बिसफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता था फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, मैंने बाई क्यों नहीं लिखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 11th क्लास में है या BSc लेवल तक, तो ये गलती मैंने भी करी थी, मैं सीरियसली बता रहा हूं। आप कोई ऐसा मत सोचना कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को बहुत कुछ बाद में पता चला है। BSc लेवल तक मैंने भी गलती करी, मैं 20 और 22 को आपस में लिख रहा था, मैं याद करके गया, नहीं याद आ रहा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, कुछ फर्क है, मुझे लगता था दोनों सेम ही तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुप रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप 2 अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे अलग, 6 पोजीशन पे अलग, तो नाम चलता है बिस, ट्रिस ऐसे करके नाम चलता है, 3 हो जाए तो ट्रिस। लेकिन अगर वही फॉस्फेट ग्रुप
एक ही उस पे लगा हुआ है, एक ही साथ अटैच है, तो नाम चलेगा बाई या फिर डाई। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्ड बोलिए एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, वर्ड क्या आया डाई, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। तो वो डाई क्यों आया वर्ड, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे दो फॉस्फेट अटैच है, एक साथ अटैच है तो नाम क्या चलेगा बाई और डाई, अलग अलग अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा बिस और ट्रिक्स। अब समझ आया? तो आपको ये कंसेप्ट बोलना है वहां इंटरव्यू में कि सर बिस इस वजह से यूज किया है क्योंकि जो पोजीशन है फॉस्फेट की वो दो अलग अलग कार्बन पर है, तो इस वजह से नाम बिस लिखा मैंने बाई और डाई नहीं लिखा। ठीक है, बाई और डाई मैं तब लिखूंगा जब ये दोनों फॉस्फेट एनहाइड्रेट बॉन्ड के थ्रू आपस में एक साथ कनेक्टेड है, तब मैं लिखूंगा बाई और डाई। तो दिस इज द कंसेप्ट जो आपको एक स्ट्रक्चर से समझ आ रहा होगा। क्लियर हुआ? छापिए इतना। चलिए नेक्स्ट पे चले। अब स्टेप नंबर 4। मैं अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो अच्छा मिल रहा होगा, कुछ अच्छा मिल रहा हो, समझ आ रहा हो, तो थोड़ा प्लीज दोस्तों साथ शेयर जरूर करो अपने, बताओ उनको कि ये ग्लाइकोलाइसिस स्ट्रक्चर से समझने से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, रटना नहीं पड़ रहा होगा आपको, इतना मैं उम्मीद मानता हूं। स्टेप नंबर 4 पे आ गया मैं, 4 पे चलते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 4 हम कहां खड़े थे? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो 1 और 6, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है और टूटता है, या फिर मैं इसको बोलूं स्प्लिटिंग जहां पे होती है वो होती है 2 में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट हुआ 2 मॉलिक्यूल्स में। कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल्स हो गए वो? ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अब इन दोनों के स्ट्रक्चर हमको बनाने हैं। अगर आपको याद आ रहा हो मेरा बायोमोलिक्यूल्स वाली प्लेलिस्ट, तो उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर दोनों के सिखा रखे, ग्लाइसिरल्डिहाइड का भी और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ग्लाइसिरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो मेरे को याद है, वो है 3 कार्बन का, सबसे ऊपर CHO ग्रुप, HOH और CH2OH, ये हुआ ग्लाइसिरल्डिहाइड। इसके थर्ड पोजीशन पे है फॉस्फेट, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे लगा दो फॉस्फेट, तो ये मेरे पास बन गया ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर हो गया? इसी तरीके से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 1 2 3 CH2OH और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पे होता है कीटोन ग्रुप। तो 3 कार्बन वाला अगर कोई आपको बताना हो तो वो क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मतलब किसी भी एक H को हटाओ और उसकी जगह क्या अटैच कर दो? फॉस्फेट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको दोनों दिखा दिए। अब आप लोग खुद से सोचिए कि ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इस फ्रक्टोज से 2 मॉलिक्यूल टूटे और 2 मॉलिक्यूल, एक तो एल्डिहाइड वाला भी टूटा और एक कीटोन वाला भी टूटा। तो वो क्वेश्चन एक तो ये भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर कि कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन शुगर दोनों पाई जाती हैं। बात समझ आई? कौन सा स्टेप है जहां पे एल्डिहाइड वाली शुगर, एल्डोज वाली भी और कीटोज वाली दोनों शुगर पाई जाती हैं? तो आप कौन सा बोलोगे? स्टेप नंबर 4, जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये वाला, कौन सी एंजाइम के थ्रू होता है प्रोसेस होता है एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, और इस एल्डोलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, नॉट मैग्नीशियम आयन, इट्स जिंक आयन। जिंक आयन के प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ठीक है, इतना तो समझ आता है।
कौन सा ऐसा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, फिर से क्वेश्चन पूछेगा वो, कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पे केमिस्ट्री का प्रोसेस पढ़ा होगा आप लोगों ने, एल्डोल कंडेंसेशन। हम लोग जब एल्डिहाइड वाले चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो हम वहां पे एक रिएक्शन देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप पे एल्डोल कंडेंसेशन वाली साइकिल चलती है, प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस, दिस स्टेप नंबर 4। और इसके नाम से क्लियर हो रहा है एल्डोस, तो याद रखेंगे एल्डोस एंजाइम। तो ये वाली कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है 3 कार्बन के। डन। तो ये जो 6 कार्बन का पूरा एक मॉलिक्यूल था, वो अब 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल में टूट गया। क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए, ये हो गया स्टेप नंबर 4। चलें आगे बढ़े, बना लिया होगा अपने स्ट्रक्चर मेरे साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पे, तो अब ये मेरा जो साइक्लिक फॉर्म थी वो सब टूट टाट गई और टूट टाट के इस फॉर्म में आ गई। अब मेरे पास स्टेप नंबर आता है 5। स्टेप नंबर 5, मैं अभी तक उम्मीद मानता हूं कि आपको कुछ रटना तो नहीं पड़ रहा होगा एटलीस्ट। स्टेप नंबर 5 क्या है, मेरे पास क्या क्या मॉलिक्यूल बन गए, मेरे पास बन गया ग्लाइसिलएल्डिहाइड HOH और CH2O, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो 3rd कार्बन पे फॉस्फेट, दिस इज ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। और दूसरी तरफ क्या बन गया, मेरे पास कीटोन वाली शुगर बन गई, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस इज दिस। अब आगे की जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स होते हैं, अभी तक जो मैंने आपको 4 स्टेप सिखाए ऊपर वाले, उन 4 स्टेप में आपने एक चीज देखी होगी कि एटीपी 2 बार खर्च हुआ, मेरे को एनर्जी देनी पड़ी, और जबकि हम तो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इससे एनर्जी निकालें कैसे। ठीक है, यही लाइफ का फंडा है, फंडा भी लाइफ का यही है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही प्रॉफिट कमाओगे। आज अपने आप के ऊपर मेहनत करोगे तो कल तभी ही आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट हुई, एटीपी बनाने के लिए भी एटीपी खर्च करना पड़ा, पैसे को बनाने के लिए भी पैसा पहले लगाना पड़ता है बिजनेस में, ये वही वाला कंसेप्ट है। तो पहले एटीपी मुझे देना पड़ा, खर्च करना पड़ा। तो स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, एनर्जी मेरे को उसमें देनी पड़ी। ठीक, तो 2 एटीपी का मॉलिक्यूल मैंने दिए, उसके बाद मेरा जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया, मैंने उसको बोला स्प्लिटिंग फेज, मेरा मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, इस वजह से इसका नाम है लाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूट चुका है, अब स्प्लिटिंग फेज हो गया। अब ये साइकिल आगे जो कंटिन्यू करेगी, ये साइकिल आगे कंटिन्यू सिर्फ इसी फॉर्म में कर सकती है, ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में, इस फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करती। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कह सकता हूं मैं, बिल्कुल इनको, दोनों शुगर मॉलिक्यूल 3 कार्बन के। तो इसका मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 है इसमें, और एंजाइम आएगी आइसोमरेज। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो एंजाइम दोबारा से कौन सी आई, आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम की एंजाइम ने इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इस मॉलिक्यूल में। क्लियर हो गया होगा। तो जो मेरे पास ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अभी तक एक मॉलिक्यूल था, अब ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मेरे पास इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आगे की अब जो भी पूरी साइकिल चलेगी, वो पूरी साइकिल 2 बार करनी पड़ेगी मेरे को। सबसे पहले तो ये अपना खुद से करेगा, फिर उसके बाद जब ये कन्वर्ट होगा, फिर ये दोबारा करेगा। तो आगे की पूरी साइकिल मेरे को 2 बार कंटिन्यू करनी पड़ती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्लियर, दिस इज स्टेप नंबर 5, जहां पे ये इसमें कन्वर्ट हो गया। छापिए इसको।
चलिए आगे बढ़े स्टेप नंबर 6 पे। अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टेप नंबर 6 हमारा, और स्टेप नंबर 6 हमारा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही कंटिन्यू होगा। CH2OP और ये रहा ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फो। अब आपको ये वर्ड समझ आ रहा होगा, बिस का मतलब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, रटना नहीं पड़ रहा होगा। 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, ग्लिसरेट बोलो या फिर ग्लिसरिक एसिड। जब ग्लिसरिक एसिड आ रहा है तो आपको एक बात समझ आ रही है कि सर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा मेरे को जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका मतलब दोबारा से फंक्शन ग्रुप चेंज, और जब फंक्शन ग्रुप चेंज अभी हमने पीछे एक स्टेप पे देखा फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ, अब यहां दोबारा से फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप से कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बनाइए स्ट्रक्चर 3 कार्बन का, ठीक है, 1 और 3 बिस फॉस्फो। सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH HOH CH2O और P। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट लगाओ, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगाओ, और मॉलिक्यूल हो गया 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ग्लिसरेट बोलूं या फिर ग्लिसरिक एसिड बोलूं, बात एक ही है। क्लियर हुआ? दिस इज 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। बिस वर्ड क्यों आया? क्योंकि फॉस्फेट फर्स्ट और थर्ड पोजीशन दो अलग अलग पोजीशन पे अटैच है, तो वर्ड क्या चला, बिस। एंजाइम कौन सी हो गई? एंजाइम कौन सी हो गई? एंजाइम हो गई फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहां पे काम करती है। यहां पे एक चीज और होती है, यहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो अटैच होता है वो एटीपी नहीं देता, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी नहीं देता, तो 1 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम रहती है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये हो गया स्टेप। बनाइए इतना, बना लिया आप लोगों ने इतना। अब देखिए जो कंसेप्ट पूछा जाता है, कंसेप्ट क्या है? मैंने आप लोगों से बोला 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, तो इसका मतलब एक फॉस्फेट अटैच हुआ। इस बार ये फॉस्फेट एटीपी ने नहीं दिया, इस बार ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में पहले से प्रेजेंट होता है, वहां से अटैच होता है, और यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो होता है कि NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों की बुक में ऐसे लिखा होगा, इसको 2 लिखा होगा साइड में, वो 2 का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये साइकिल 2 बार चलेगी, इस वजह से वो 2 बना रहा है उसको। ठीक, तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया NADH में, और ये प्रोसेस कहां हुआ? ये हो गया मेरे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। फॉस्फोग्लिसरेट, एक मिनट, यहां काइनेज नहीं आएगा, यहां आएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम ये होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जब कभी ये वर्ड आ जाए डिहाइड्रोजिनेज, तो आप लोग एक क्या ध्यान रखेंगे, वहां पे NAD पॉजिटिव वाला कंसेप्ट जरूर आएगा ही आएगा। जैसे मैंने आपको काइनेज बताया था वहां एटीपी आएगा, तो ऐसे ही डिहाइड्रोजिनेज वाले कंसेप्ट के आसपास NAD आपको मिलेगा ही मिलेगा नाम। ठीक, अब इसको कॉपी करिए, और ये कंसेप्ट पूछा जाता है कि NAD पॉजिटिव कौन से वाले स्टेप पे NADH बनता है। क्वेश्चन ये है कि इसका पर्पस क्या है, ये NADH जो बना है ये क्या करेगा?
अब यही NADH के जो मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं इस साइकिल में, फिर आगे TCA साइकिल में, फिर आगे ये सब पूरे मॉलिक्यूल्स उठ के पहुंचेंगे कहां, ETS सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के ये NADH, अभी अगले दूसरे साइकिल पढ़ूंगा, FADH मिलेगा आपको देखने को, GTP मिलेगा। इन सब का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और वहां से ATP को निकालेंगे। तो जो एनर्जी छुप रही है वो एनर्जी इनकी फॉर्म्स में छुप रही है। इस एनर्जी यहाँ पे ETS सिस्टम में सब जाएंगे बाद में और वहां से एनर्जी बाहर खींचेंगे। ठीक है, तो ये है, इसको आप लोग बनाइए। अब देन फिर चलते हैं आगे स्टेप पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मेरे पास मॉलिक्यूल आ चुका है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट आ चुका है और मेरे पास स्टेप नंबर हो जाएगा 6। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O फॉस्फेट, HOH और CH2OP। यही है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इसका मतलब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट है वो हट गया, और जब ये फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट हटेगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाएगा, O नेगेटिव, इधर H, इधर OH और इधर CH2O, और ये फॉस्फेट अभी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट हट गया तो किसी ने एक्सेप्ट किया होगा। कौन करेगा एक्सेप्ट? ये ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ये ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो यहां पे अब आप देखिए एनर्जी बनी, जो ATP मेरे को देना पड़ रहा था पीछे वाले स्टेप्स में, यहां पे एनर्जी बनी। तो जो ATP यहां बनता है, किसी साइकिल के दौरान ATP बनता है, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को कहां मिलता है? जब ये वाला स्टेप नंबर 6 पे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, याद रखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम कौन सी आएगी? एंजाइम आ जाएगी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो एंजाइम आई, दोबारा से वर्ड आया, देखिए काइनेज। तो मैं आप लोगों से वही कह रहा था, जब काइनेज कभी आएगा तो ATP ADP का नाम आएगा ही आएगा। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम हो गई, और यहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिला। क्लियर हुआ? ये पूछा जाता है कंसेप्ट जरूर, तो प्लीज अच्छे से नोट डाउन करिए। आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के 7 चीजें समझ आ रही होंगी। हो गया? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो मेरे हाथ में आ चुका है 3-फॉस्फोग्लिसरेट अब, ठीक है। इसका मतलब स्टेप नंबर 7 पे पहुंचा मैं, और स्टेप नंबर 7 पे पहुंचकर मेरे हाथ में क्या आ चुका है? मेरे हाथ में आ गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इधर H, इधर OH और इधर CH2OP, ठीक है। दिस इज थर्ड कार्बन। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, ये कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसका मतलब जो फॉस्फेट अभी थर्ड पोजीशन पे था वो कहां पे आ गया? सेकंड पोजीशन पे। तो इधर H, इधर O और इसके साथ अटैच हो गया फॉस्फेट।
और इधर CH2OH हो गया थर्ड। तो ये ये हो गया आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सी काम करेगी? एंजाइम काम करती है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, ये म्यूटेज एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम्स में आता है, ये वाला स्टेप समझे। स्टेप नंबर 7, म्यूटेज एंजाइम कहां काम करती है? तो म्यूटेज एंजाइम सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज कर देती है, थर्ड पोजीशन से उठा के सेकंड पोजीशन पे ले जाती है। एंजाइम है म्यूटेज एंजाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में आता है ये। बनाइए इसको स्ट्रक्चर के साथ। अब चलिए आगे बढ़ाए। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी वाली स्टेप्स के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी वाली स्टेप के दौरान फॉस्फेट की पोजीशन चेंज होती है और वो कौन सी एंजाइम है जो फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर देती है, तो उस टाइम में आप टिक करेंगे म्यूटेज एंजाइम को। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेप नंबर 8 पे। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 पे आए। मेरे पास आ चुका है 2-फॉस्फोग्लिसरेट HOP, इससे फॉस्फेट अटैच है, और ये CH2OH। दिस इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है मेरे पास आगे जाके किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, में इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा देता हूं। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? यहां से इनॉल वर्ड आ रहा है, ये इनॉल, यहां से एंजाइम काम करती है इनोलेज, और इस एंजाइम के काम करने की वजह से यहां पे एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होता है। तो H2O का मॉलिक्यूल OH इसका और H इसका हटाइए तो आपको H2O का मॉलिक्यूल दिखेगा। तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर ये कार्बन और ये इन दोनों के बीच में बन जाता है CH2, और ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखा होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, H2O का मॉलिक्यूल हट गया, इसका OH और इसका H हटे, और ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बना, और ये H2O का मॉलिक्यूल। क्वेश्चन क्या पूछता है वो? एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी ऐसी स्टेप है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। आपने बता दिया जब इसमें कन्वर्ट हुआ। एंजाइम कौन सी? इनोलेज। वो क्वेश्चन ये पूछेगा जब आप इंटरव्यू में बैठे हो कि मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में कहां निकलता है। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है इसे बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल। इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछ लिया जाता है। मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये वाला स्टेप। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। फाइनल स्टेप होगा हमारा वो। ठीक है, एंड देन फाइनल स्टेप वुड बी हमारा होगा 10th स्टेप, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O, ये O,
इस O से ये फॉस्फेट अटैच है और इधर ये CH2 है, यही है। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरुवेट में। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में, और जो ये वाला फॉस्फेट था ये भी रिलीज हो गया, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकलकर आ गया, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाया, ये कहलाया मेरे पास पाइरुवेट। किसकी प्रेजेंस में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है, मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये पाइरुवेट काइनेज क्या करा, इस फॉस्फेट को जो सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट था इसको हटाकर इसने रिलीज करा, और जब रिलीज करा तो इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा, तो ये ADP कन्वर्ट हुआ होगा ATP में। क्लियर है। ऐसी एक स्टेप हमने पीछे भी देखा था जब 1,3 बिस फॉस्फो वाला टूटा था 3 फॉस्फो में। ठीक, तो यहां पे ATP बना, तो ये दोबारा से क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको मैंने पूरे स्टेप्स बता दिए, ये था एक एक का स्ट्रक्चर डिटेल में बता दिया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहां कहां पर होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, 2 जगह होता है, याद रखेंगे। टोटल ATP कितने बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो ATP का कितने बने, ATP कितने खर्च हुए, ये हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। पहले इस लेक्चर को हम आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले इन एक एक स्टेप्स के आप साइकिल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देखिए, और जो मैंने आज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स जो बताए उनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम पाइरुवेट कितने बने कितने टूटे ये पूरी एक कैलकुलेशन करेंगे, और देन फिर इसी ग्लाइकोलाइसिस को आगे लेके चलेंगे TCA साइकिल में। जो ये पाइरुवेट बना है, अब यहीं से ही डिसाइड हो जाएगा कि इसका आगे क्या होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो फिर तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये पाइरुवेट आगे स्टेप्स में चला जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिक प्रोसेस में, फर्मेंटेशन बनाएगा या फिर लैक्टिक एसिड। वो हमें समझना पड़ेगा कि इस पाइरुवेट का आगे जाके क्या होगा। तो ये पाइरुवेट कॉमन मॉलिक्यूल बन गया हमारे लिए। अब यहीं से इसकी डेस्टिनी क्लियर होगी, ऑक्सीजन मिली तो अलग प्रोसेस, नहीं मिली तो अलग प्रोसेस। ठीक है, तो वो सब अब हम नेक्स्ट में समझते हैं। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में एक एक स्टेप को प्लीज स्ट्रक्चर के साथ पढ़िए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा हो, कुछ नया मिला हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, अपने कमेंट्स जरूर करिए, एक मोटिवेशन जरूर मिलता है उससे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।